कृपया अपने ओजस्वी वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। अनेक अनेक तालियों से हम सब स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर बापू सभागार में आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत की जा रही है, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, प्रेम कुमार जी, नंद किशोर यादव जी, श्रवण कुमार जी, राम नारायण मंडल जी, नरेंद्र नारायण यादव जी, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, विनोद नारायण झा जी, संजय झा जी, कपिलदेव कामत जी, यहाँ उपस्थित हमारे परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री उदयकांत मिश्रा जी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पीएन राय जी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष जी, पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती सीता साहू जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री शिवशंकर चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिवगण, सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एनसीसी के कैडेट्स, जीविका की दीदीगण, छात्र छात्राएं और वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मीगण, सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधिगण, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद के सदस्यगण, प्रखंड स्तर पर प्रमुख पंचायत समिति के सदस्यगण, मुखियागण, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, जीविका की दीदियां, विकास मित्र तथा सभी शिक्षा सेवक और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है कि आज अगस्त क्रांति दिवस है और बिहार में हम लोगों ने 2011 से आज ही के दिन 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया और इसका उद्देश्य रहा है पृथ्वी के संरक्षण में जन सहभागिता एवं जन जागृति को बढ़ावा देना, और ये काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और आज सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को भी, बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प दिलाया जाता है। और आज तो इस कार्यक्रम में आपने देखा 11 संकल्प लोगों ने यहाँ ग्रहण किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आज ही के अवसर पर हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में जो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, आप सब लोगों ने देखा है। जलवायु परिवर्तन पर एक फिल्म, कटते वृक्ष के कटने से जो क्या स्थिति उत्पन्न होती है, उस पर एक लघु फिल्म दिखाया गया। जल संचयन के लिए एक लघु फिल्म दिखाया गया।
ये सारी बातों को आपने सब लोगों ने, जो वेबकास्टिंग पर भी मौजूद है, सब लोगों ने इसको देखा होगा और महसूस किया होगा कि क्या स्थिति होती चली जा रही है दुनिया की। पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इससे समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने पूरे बिहार में एक विशेष अभियान चलाएंगे। और आप देख रहे हैं बिहार की स्थिति अब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। किस तरह से स्थिति हो रही है, पहले क्या स्थिति थी। पहले 15 जून को वर्षा ऋतु की शुरुआत, मानसून की शुरुआत हो जाती थी, और अब आप देख लीजिए कि अब 15 जून से बहुत आगे इसकी शुरुआत होती है। क्या स्थिति थी पहले बिहार में? वर्षापात जो था 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर के बीच में, लेकिन उसकी बहुत कमी आने लगी। और पिछले 30 वर्षों का अगर औसत देखिएगा तो ये लगभग 1027 मिलीमीटर हो गया है। लेकिन पिछले 13 वर्षों का आप देख लीजिए तो ये लगभग 900 मिलीमीटर पर आ गया। और पिछले वर्ष तो आप सबको मालूम है कि मात्र 771 मिलीमीटर की वर्षा हुई, और हम लोगों ने 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया पिछले वर्ष। और इस वर्ष भी क्या स्थिति हो गई? एक इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और अचानक कितनी वर्षा हुई है। किसी किसी जिले में, किशनगंज में तो 500 मिलीमीटर से भी ज्यादा की वर्षा हुई 4 दिन के अंदर। नेपाल की तराई में और अपने यहां कई उस सीमावर्ती जिलों में बहुत वर्षापात हुआ अचानक, और उसके चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति फिर इस बार उत्पन्न हुई, और उससे कितने लोग प्रभावित हो गए। और दूसरी तरफ आप देखिए तो वर्षापात की इतनी कमी हो गई है, आप देख रहे होंगे, कल से महसूस करते होंगे कितना बादल का मूवमेंट है। बादल जा रहा है, कल से तेज हवा भी चल रही है। बादल यहां थम नहीं रहा, यहां वर्षा नहीं हो रही है, वो बादल दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। क्या स्थिति हो गई? तो ये स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, और हम लोगों ने महसूस किया। और हमने पिछले वर्ष भी कहा था, जब हमने देखा कि भाई ये तो विचित्र स्थिति है, जेठ महीने में पूर्वैया हवा बह रही, तो भाग के मुताबिक तब तो फिर सावन में तो धूल उड़ेगा। और वही स्थिति पिछली बार भी हुई और इस बार भी क्या स्थिति हो गई। सावन का महीना है, अब लगभग बीतने जा रहा है। आप देख लीजिए वर्षापात कम, जुलाई में कुछ वर्षा हुई, लेकिन एक तरफ क्या स्थिति आ गई, और दूसरी तरफ जो वर्षा हुई उससे भी खरीफ के लिए वो कोई बहुत, जिसको कहिए कि बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सका। तो हम लोग देख रहे हैं कि कई जिलों में सूखे की स्थिति, और इस पर हम निरंतर समीक्षा करते हैं। जून के शुरुआत में भी हमने की, उसके बाद भी किया, जुलाई के अंत में भी किया, और 18 अगस्त को हमने रख दिया है। और सब जगह की रिपोर्ट, और अभी पूरे बिहार में हर जिले में हमने माननीय प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी जो हमारे अधिकारी हैं उनको भेजा कि सब जगह की स्थिति का आप जायजा लीजिए। कहीं आपदा आती है तो हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता जो कर सकते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको हम लोग करते हैं। सब परिवार को हम लाभ देते हैं, और शुरू से हमारी ये मान्यता है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। इसलिए हम कोई चिंता नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा, सबसे पहले हम आपदा पीड़ितों की मदद कराते हैं, और ये पूरे बिहार में करार है। लेकिन ये जो हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं,
सूखा की भी स्थिति आएगी तो सूखा पीड़ितों के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? 2017 में भी फ्लैश फ्लड आया था और इस बार भी फ्लैश फ्लड है, अचानक तेज बारिश। तो ऐसी स्थिति क्यों उभर रही है? यही है जलवायु परिवर्तन। तो हम लोगों ने यह सोचा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अभी आपको छोटे फिल्मों में भी एक एक बात को दिखलाया गया। और ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इससे हम लोगों को इस पर हमें गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा और जो उपयुक्त कदम है वो उठाना पड़ेगा। और इसके लिए जन जागृति की जरूरत है, हर लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है। और इसके लिए हमने शुरुआत की, हम लोगों ने, और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सभी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई 13 अगस्त को, और पूरी मजबूती के साथ सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और एक राय के सब लोग पहुंचे कि नहीं, हम लोगों को इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। 13 जुलाई को सभी दल के माननीय सदस्यों ने पूरी गंभीरता के साथ ये पूरी बात कही और उस समय हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोगों को पूरे बिहार में अभियान चलाना पड़ेगा और इसके लिए कार्य योजना बनानी होगी। तभी हम लोगों ने इसको तय किया कि इस अभियान का नाम होगा जल जीवन हरियाली। और जल जीवन हरियाली नामकरण हम लोगों ने क्यों किया? अगर जल है और दूसरी तरफ हरियाली है तभी जीवन है, न सिर्फ मनुष्य का, सभी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का। तो इसलिए इसका नामकरण हम लोगों ने किया है जल जीवन हरियाली। और आप देख लीजिए जो यहां पर जारी किया गया है आज लोगो, आपने इसको देखा, इसमें एक एक चीज का उल्लेख किया है। क्या हम लोगों पर ही सारी बात आपको बता देना चाहते हैं? एक संकेत है, आज जो परिस्थिति है उसके आधार पर एक एक चीज इसमें हम लोगों ने कहा है, और है जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। अगर जल जीवन हरियाली नहीं है तो खुशहाली नहीं होने वाली है, इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह सोचा कि इसके लिए हम लोगों को पहले प्रेरित करेंगे, जागृत करेंगे और उसके माध्यम से जल जीवन हरियाली के लिए कार्य योजना बनाएंगे और उस पर सारा काम हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति हो गई है। हमने एक बात की चर्चा की, वर्षापात की। अब आपने फिल्मों में देखा ये जो गर्मी बढ़ती चली जा रही है और उसका क्या ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है स्थिति, आप देख रहे हैं। ग्लेशियर जितने हैं कम होते चले जा रहे हैं, रेगिस्तान फैलता चला जा रहा है। यह स्थिति दुनिया भर की स्थिति होती चली जा रही है और अपने यहां की भी स्थिति होती चली जा रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला रहा है और इन फिल्मों में बहुत अच्छे ढंग से, छोटे फिल्मों में यह बतलाया गया कि आखिर कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। विकास तो होना चाहिए, सबकी इच्छा होती है, लेकिन अगर हम लोगों ने बिना ध्यान दिए कोई काम किया तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। जिस तरह से पेड़ों को काटना शुरू किया, ये जो वृक्ष है उसी में तो शक्ति है, उसी में तो शक्ति है, वही तो आपको ऑक्सीजन देता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा कि हम किस तरह से विकास का काम करते हैं। और अब आप जान लीजिए, हम तो बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि भाई लोगों को ये बताना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बताएं तो कौन सुनेगा। इसलिए हमने सोचा कि भाई बिजली के बारे में भी आमतौर पर लोगों की धारणा है
एक कार्यक्रम में मुझको जाना पड़ा था और पहले उन लोगों ने कहा था, हमने कहा एक गांव को आप सोलर प्लांट से पूरा उसका विद्युतीकरण कर दीजिए, तो हमको दिखाने के लिए ले जाना चाहते थे। तो हमने कहा कि भाई देखिए, आपने कर जरूर दिया होगा, लेकिन जिस गांव में जाएंगे वहां लोग नारा लगाएंगे कि ये नकली बिजली है, असली बिजली चाहिए, ग्रिड से उनको बिजली का कनेक्शन चाहिए, यही बोलेंगे। उसके बाद उस समय जो हमारे प्रधान सचिव थे ऊर्जा विभाग, तो उनसे हमने पूछा कि भाई इन लोगों को भी ग्रिड के माध्यम से कब तक बिजली पहुंचा दीजिएगा? कहा 15 दिन। तो हमने लोगों को बताया कि आपका 1 महीने के अंदर पहुंच जाएगा, सब कुछ होगा। खूब तालियां बजी। और तब हमने लोगों को कहा कि आप जिसको नकली बिजली कह रहे हैं वही असली बिजली है, सौर ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है। और जिस बिजली को असली बिजली मानते हैं वो कोयले के बदौलत पैदा किया जा रहा है, और कोयले की सीमा है, कुछ समय के बाद पूरे दुनिया से धरती पे जो कोयला है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये बिजली कहां से आएगी आपके लिए? ऊर्जा तो अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और सूर्य के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। उसी का चक्कर तो पृथ्वी काट रहा, उसी से तो सब कुछ हासिल है। तो उस समय भी हम लोगों को ये लगा कि भाई जब तक आप घर घर बिजली नहीं पहुंचा दोगे तब तक कोई बात ही नहीं सुनेगा, समझेगा ही नहीं। इसलिए हमने 7 निश्चय में कहा हर घर बिजली का कनेक्शन दे देंगे, और पहुंचा दिया। हर घर बिजली का कनेक्शन हो गया। उसके बाद फिर हमको लगा कि ये जो जल की बर्बादी हो रही है, जल का स्तर जो नीचे जा रहा है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तो हम लोगों ने यह भी कहा कि हर घर नल का जल उपलब्ध करा दे। सबकी इच्छा होती है भाई हम नल का जल पिए। शौचालय का निर्माण हर घर में इसलिए जरूरी है, और हम तो बराबर बताते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% की बीमारियां नहीं होगी लोगों को। तो यह भी जरूरी है, वो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है काम, हम लोग भी कर रहे हैं उस काम को। तो ये सब बात जब तक लोगों तक पहुंचा दीजिए उनकी सुविधा के लिए, तभी वो कुछ सुनेंगे। तो अब तो हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल का काम चल रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि अगले साल तक वो जरूर हो जाएगा। जब ये सब काम होगा तभी कुछ लोग समझेंगे, सुनेंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब लोगों की सुविधा के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। हर घर तक, हर गांव तक सड़क पहुंचा रहे हैं, हर टोले तक सड़क पहुंचा रहे हैं। अब सिर्फ सड़क बना नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी नीति बना दी है कि सड़कों का रख रखाव भी, सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, रख रखाव भी करना। सड़क हर स्थिति में ठीक रहे। अब यह भी नियम बना दिया कि सिर्फ सड़क हम बनाएंगे नहीं, या पुल सिर्फ बनेगा नहीं, उसका मेंटेनेंस होगा, उसका रख रखाव होगा। ये सारा काम कर रहे हैं। अब लोगों को तो ये सब सुविधा मिलना शुरू हो गई है, मिल जाएगी बहुत जल्दी बाकी सारी सुविधाएं। तो अब कुछ बता देना बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम लोगों ने ये बताने की शुरुआत कर दी है कि भाई जान लीजिए, और पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। अब आप इसी साल का सोच लीजिए, क्या हुआ है कभी? कुछ साल पहले से ही, 3-4 साल पहले से ही इतना कभी वज्रपात होता था? इतना वज्रपात कभी होता था? कितने लोगों की मृत्यु हुई है वज्रपात? आखिर वज्रपात हो रहा, वर्षा कम हो रही है, वज्रपात बहुत हो रहा। तो ये भी तो सोचिए कि कुदरत की क्या स्थिति है। कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हम लोग करते हैं उसका कितना दुष्परिणाम सामने आने वाला। तो इन सब चीजों को लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और किस तरह से लू की स्थिति पैदा हुई, गया हो, औरंगाबाद हो, नवादा हो, कई जगहों पर। आप जरा कल्पना कर लीजिए, ऐसी लू की स्थिति तो कभी होती नहीं थी। क्या स्थिति हो रही है? पर्यावरण के असंतुलन के कारण अब ऐसी स्थिति हो रही है। इसलिए सब किसी को जागरूक होना बहुत आवश्यक हो गया है।
भूजल स्तर की क्या कितनी गिरावट हो रही है। आप तो इस बार सुने होंगे, कोई सोचता था कि मिथिला के इलाके में भूजल में गिरावट आएगी। अब आप सोच सकते हैं हर जगह भूजल में गिरावट आने वाली है। हम लोग हर घर नल का जल दे रहे हैं, वही नीचे से पानी, और उसके स्तर में गिरावट। जो पुराने चापाकल लोगों के अपने थे, कितने बंद हो गए। तो ऐसी जो स्थिति आ गई, कुआं का इस्तेमाल लोगों ने बंद कर दिया। तो जो स्थिति आ रही है, इससे सब लोगों को अवगत हो जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और इसके चलते क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीजों का क्या असर पड़ रहा है, कृषि पर कितना असर पड़ रहा है, आप बताइए। लोग सोच रहे हैं रोपनी हो जाए, तो आखिर अब कृषि की स्थिति में जो इस तरह से संकट आ रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को तो इस विषय पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस तरह का हम लोग अभियान सिर्फ नहीं चलाएंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग ठोस कार्य योजना बनाएंगे। और ठोस कार्य योजना के बारे में कुछ चर्चा हमारे मुख्य सचिव ने की है। अब कौन कौन काम करना, जल के लिए पानी तो मेंटेन रहे, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हरियाली के लिए वृक्षों को सुरक्षित रखना पड़ेगा और नए वृक्ष लगाने पड़ेंगे। उसी तरह से जिस तरह से ये लोगों ने बताया, ग्रीन गैस में ज्यादा वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें तो किसी न किसी तरह से हम लोगों को कमी लानी पड़ेगी। और जो हमने बिजली के बारे में चर्चा कर दिया, सौर ऊर्जा ही असली ऊर्जा है, तो हम लोगों को तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाने के बारे में हम लोगों ने जो सोचा है, हम उससे सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा। हर की इच्छा होती है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, और जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है उसको पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं हुआ, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब लोगों से यही आग्रह है कि इन सब चीजों को समझिए। और हम लोगों ने जो इसके बारे में एक्शन प्लान, कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, और बहुत जल्दी वो कार्य योजना बन जाएगी। उसको हम लोग मिशन मोड में लागू करेंगे। और यही नहीं, जो कार्य योजना बनेगी उसको लागू करेंगे मिशन मोड में। उसके लिए, उसको देखने के लिए, परामर्श देने के लिए परामर्शदात्री समिति होगी, और उसमें विधानसभा, विधान परिषद के सभी दल के लोग होंगे, परामर्शदात्री समिति। और नीचे के स्तर पर जो काम किया जाएगा, उसमें भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को भी इस काम में शामिल होना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। तो उसके बारे में पूरी कार्य योजना बन रही है। तो इसके लिए करना क्या है, हम लोगों की सोच क्या है, इसके बारे में संक्षेप में हमारे मुख्य सचिव ने आपको बताया, जिसकी चर्चा हमने की। अब देखिए, एक एक गांव में, सब जगह, शहर हो गांव हो, हमारे जितने पोखर तालाब हैं, अब बहुत सारे पोखर और तालाब पर तो लोगों ने कब्जा कर लिया, ऐसे पोखर तालाब बंद हो गया। अब हर पोखर तालाब की ठीक ढंग से खुदाई करा देंगे, और उस पर कोई कब्जा कर लिया है तो उसको कब्जा से मुक्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पोखर और तालाब आपके पास नहीं रहेंगे, तो जिसकी चर्चा हमने कर दी, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। तो जल संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जितने पोखर और तालाब हैं, उसका संरक्षण हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है, सोचा है, और उस पर काम प्रारंभ किया जाएगा। और ये शहर हो या गांव हो, ये जितने हैं, इन सब लोगों के लिए तालाब, पोखर, आहार, पानी का जरूरत था।
ये सब काम हम लोग करने वाले हैं। और जो हमने चर्चा की, जो अतिक्रमित है जल स्रोत, उनको अभियान चला करके अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके अलावे जितने पहले कुएं थे सार्वजनिक जगहों पर, उन कुओं का भी जीर्णोद्धार कराएंगे। जितने सार्वजनिक जगहों पर चापाकल थे, उनको भी दुरुस्त हम लोग करा देंगे। और कुआं हो या चापाकल, इन सभी जगहों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरे तौर पर ठीक ढंग से काम करता रहे, सुरक्षित रहे। हर तरह से उसकी रक्षा के लिए हम लोग काम करने का निर्णय सोच रहे हैं। इसके अलावे तालाब पोखर तो हो ही गया, आप जो पहाड़ी इलाकों को आप देखिए, वहां पर कितना उससे फायदा मिल सकता है। अब आप गौर से कभी देखिएगा, कभी राजगीर के इलाके में और थोड़ा गया के इलाके में जिस तरह से वहां पर काम हो रहा है, अब हरियाली बढ़ती जा रही है वहां पर। तो इसी तरह से हमारे यहां जितनी पहाड़ियां हैं, उन सभी जगहों पर इस तरह से हम लोग काम करना चाहते हैं कि सब तरफ से ऐसे जगहों को हम लोग सुरक्षित रखें। और जितना हम लोगों का कुआं है, चापाकल, ये सब कुछ बनने जा रहा है, बनेगा, मतलब जो भी उसको फिर से जीर्णोद्धार कर देंगे। वहां पर हम लोग सोख्ता भी लगाएंगे। अब सोख्ता लग जाएगा तो गंदगी नहीं रहेगी और वो पानी नीचे जाएगा। तो ये जो धरती है ना, इसके ऊपर जो है उसकी स्थिति बहुत ठीक हो जाएगी, तो वो सूखापन उतना नहीं रहेगा, उसमें आर्द्रता रहेगी। तो इसके लिए यह भी हम लोग सोच रहे हैं। तो इन सब चीजों पर कार्य योजना बनाने की बात हो रही है। और उसके अलावे वर्षा का पानी होता, आपने एक फिल्म देखा, छोटा सा फिल्म देखा कि पानी है उसका तो लाभ उठाना चाहिए। हम लोगों को याद है अपने बचपन का, पानी पड़ता था तो उसमें नहाते भी थे कि घर के पास जो ऊपर से पानी गिरता था तो उसमें खड़ा होकर के हम लोग नहाते थे। लेकिन अब कहाँ ये सब चीज है, अब तो है ही नहीं। अब उस पर एक छोटी सी फिल्म थी, उसको देखा। वर्षा के पानी को तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए उसका उपयोग करना। तो यह भी हम लोग करने वाले हैं कि वर्षा का जो पानी है, छत पर जो पानी आ रहा है, उसको हम लोग भूजल के रूप में ले जाएंगे धरती के नीचे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको करते हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग सभी सरकारी बंगलों से करने वाले हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो उसका फायदा होगा, वर्षा के जल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से कई तरह की चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सोच लिया है। और निजी भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, तो उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करना है। तो सब लोग काम करेंगे, लेकिन सरकारी भवन पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग इसलिए करेंगे कि लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो खुद अपने घर पर भी इसको करने में दिलचस्पी दिखाएंगे। अगर सिर्फ हम लोग कहते रहे तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने वाला। इसलिए हमारे जितने अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के लोग, और जितने लोग जिला में या प्रखंड में बैठे हुए लोग हैं, ये मान लीजिए कि सिर्फ लोगों को कहने से नहीं होता, आप करके दिखा दीजिए, और जो दिखाई पड़ने लगेगा तो दूसरे लोग खुद आकृष्ट होंगे। तो इसलिए सिर्फ लोगों को नहीं कहना, सब लोगों को इस दिशा में काम करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, उसका फायदा होगा। और हर तरह से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए। और एक चीज और हम कह देना चाहते हैं, ये जो हमने बिजली की चर्चा कर दी, अब सोलर प्लांट जितने हमारे सरकारी बिल्डिंग है उन सब पर सोलर प्लांट लगाएंगे। आज भी जो हमारे कुछ इलाके हैं बिहार के, हर जगह बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ जंगली इलाके हैं, वहां पर तो बिजली की आपूर्ति हम तो सोलर पावर की आपूर्ति कर रहे हैं। और हमारे राज्य में कुछ जगहों पर और सोलर पावर प्लांट लगे हैं, जिसको हम व्यक्तिगत रूप से देखने गए थे। और अब हम लोगों ने जो 2 जगह के बारे में ये तय हो गया था कि वहां पर हम लोग लगाएंगे
पावर प्लांट, अब उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। ये सारी बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसके लिए तो जरूरी है कि लोग समझें कि हम अपने घर पर भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और इसकी शुरुआत सरकारी भवनों से हम लोग करेंगे। उस सोलर प्लांट से जो बिजली आएगी और उस बिजली को जो ऊर्जा विभाग है, पूरा ऊर्जा विभाग आपसे ले लेगा, ग्रिड के माध्यम से आपसे वो ग्रहण कर लेगा, चिंता नहीं करनी है, और उसकी आपूर्ति होगी। अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने सोचा है कि सोलर प्लांट भी लगाना जरूरी है। बिजली पहुंच गई गांव-गांव। आप बताइए, अब कितना जगह पर ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशनर लोग लगाने लगे। आप सोच लीजिए, खुशी तो होती है, सुख तो मिलता है, लेकिन आप समझ लीजिए उसके चलते पूरे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। या अगर हम बिजली का उपयोग करते रहे जरूरत के मुताबिक, अब नल का जल दिया हुआ है, बिना काम के उसका नल खोले रहिए, तो कहां जाएगा पानी? वो तो नीचे से पानी आ रहा है, और एक समय आ जाएगा कि नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, फिर आपको पानी उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए सबको सोचना पड़ेगा, हम बिजली का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करें, पानी का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करें। इन सब चीजों के बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। तो सोलर प्लांट भी हम लोग लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और इन सब चीजों के अलावे हम लोगों ने ये तय किया कि साहब, हम लोग कुछ जगहों पर, आज तो पूरे बिहार में हर जगह जो जलापूर्ति है वो ग्राउंड वाटर की है जलापूर्ति। अब बताइए, पटना शहर है, नीचे से कितने घरों में लोग अपना लगा लिए हैं ट्यूबवेल, सब लोग अपना लगाए हुए हैं। क्या स्थिति हो गई है इसके चलते, लोगों को ये सोच नहीं है। लेकिन शुरू से ही ऐसी बात थी, बगल में गंगा नदी है, अगर गंगा नदी के पानी का उपयोग करके बिजली की आपूर्ति अगर प्रारंभ से होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ जगहों पर तो हम लोगों के दिमाग में बात आ रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं, गया, अब सोच लीजिए वहां पानी की कितनी दिक्कत होती है। और गया क्या है, मोक्ष की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, सब वहां जाते हैं और वहां पर पानी की दिक्कत है। इसलिए हम लोगों ने सोच लिया कि भाई हम लोग गंगा नदी का जल वहां पर पहुंचाएंगे। अब इसके बारे में इसकी कार्य योजना चल रही है। उसके रास्ते में भी बहुत सारे जगह है, जैसे राजगीर जैसा इलाका, वहां पर कितना बड़ा संकट पैदा हो रहा है, आप लोगों को मालूम है। इतना पुराना समूचा कुंड, सब अब क्या स्थिति हो रही है, आप सब लोगों ने सुना। तो उस स्थिति में जहां पर भी ये नीचे का पानी निकालने के बजाय ऊपर के पानी का ही हम लोग प्रयोग करें, जो वर्षा ऋतु में बहुत उपलब्ध होता है, तो शायद जो भूजल स्तर है उसमें इतनी कमी नहीं आएगी। तो इन सब चीजों का कार्यक्रम हम लोग इस पर काफी विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसको अंतिम रूप देने वाले हैं। और उसके अलावे हरियाली के लिए, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों के अलावे हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों के यहाँ पूरी हरियाली हो। जब झारखंड और बिहार एक राज्य था तब उस समय किसी को तो चिंता थी नहीं, बिहार के बारे में निकलता था कि कितना इसका फॉरेस्ट एरिया है, तो पूरा रहता था, कोई नहीं सोचते थे। अब अलग हो गए तो कितना फॉरेस्ट एरिया बचा बिहार में, मात्र 7%। और हम लोगों ने जब काम संभाला तो पता किया कि भाई आखिरकार ग्रीन कवर कितना, हरितावरण कितना, तो उस समय पता चला कि भाई हम लोगों के पास तो मात्र 9.7% हरितावरण। तब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी। और आज जो देख रहे हैं, आज जिसकी चर्चा हमने की, जो बिहार पृथ्वी दिवस, वन महोत्सव, ये सब कार्यक्रम करके अभियान चलाना हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन उसी समय हरियाली मिशन की शुरुआत हम लोगों ने की और ये तय किया कि हम बिहार के
हरित आवरण को बढ़ाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने निर्णय उस समय लिया कि 24 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे पूरे बिहार में, और उस पर काम बहुत शुरू हुआ। जहां तक जानकारी मिली है लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए गए और अब इनका हरित आवरण बढ़ा है। और बिहार की आबादी बहुत है, जितना क्षेत्रफल है 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, आबादी लगभग अब हो गई होगी 12 करोड़ के करीब। तो इतनी ज्यादा आबादी है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि भाई कम से कम हम हरित आवरण को 17% तक पहुंचाएंगे और जितना पेड़ लगाने का काम पहले शुरू किया गया इसको आगे भी चलाया जाएगा। और इस साल का लक्ष्य हम लोगों का कम से कम 1.5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। अब पेड़ तो और लगाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि वो पौधा मिलता नहीं है। अब धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पौधा हम लोगों को मिले। और ये पौधा सब जगह लगाएंगे, घर घर पौधा लगाइए, सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाएंगे। और जितनी सड़कें हैं उन सड़कों के किनारे, ग्रामीण जो पथ हैं उनके किनारे, और हमने ये लोगों को सुझाव दिया कि भाई पेड़ जो है उस सड़क के किनारे सिर्फ एक एक ही मत लगाइए, एक ही रो मत लगाइए। आप देख लीजिए सड़क की ऊंचाई कितनी है, उसके हिसाब से 2 रो हो, 3 रो हो, जितना रो लगा सकते हैं उतना लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेगा। और हमने चीन का उदाहरण इन लोगों को बता दिया कि कितने रो में पेड़ लगाए हुए हैं लोग सड़कों के किनारे। तो लोगों ने भी अब स्वीकार किया। पहले तो हमारे लोग जल्दी स्वीकार मेरी बात नहीं करते, सुन लेते हैं, सोचेगा कि मुख्यमंत्री है तो सुन न लो भाई, क्या मतलब है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो हम तो लगातार लगे रहते हैं कि भाई खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, अब तो आपको लगाना पड़ेगा। और वो लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपको हर हालत में लगाना पड़ेगा। हमारे पथ निर्माण विभाग के लोग, ग्रामीण कार्य विभाग के लोग अब पूरे तौर पर तैयार हो गए हैं कि हम लोग पूरा का पूरा अब पेड़ लगवा देंगे। अब जरा देख लीजिए ग्रामीण अंचल में भी जिस सड़क के किनारे पेड़ लगा हुआ है वो कितना अच्छा लगता है, और जिसके किनारे पेड़ नहीं लगा हुआ वो कितना खराब लगता है। आप खुद देख लीजिए, अब सब जगह पेड़ लग जाएगा। और हम यही नहीं कहे कि दोनों तरफ एक ही रो, बल्कि अगर ऊंचाई है तो 2 रो लगाइए। और पथ निर्माण विभाग के लोगों को तो हमने कहा ही है कि भाई आपको तो 3-3 रो आसानी से हो जाएगा। उसी तरह से सिंचाई विभाग के बैठे हुए जल संसाधन, जितना ये बांध बनाते हैं, नहर है इनका, सब में इस तरह से एक तरफ जिधर पानी है उधर नहीं, दूसरी तरफ आप पेड़ लगाइए। तो हर जगह इतना पेड़ लगाया जाएगा। लोग अपने घर में भी लगाएं, रास्ते में भी लगे, हर जगह लगे, हर स्कूल में लगे, हर कार्यालय में लगे, हर जगह पेड़ लगे। और जब सब जगह पेड़ लगाइएगा देखिएगा आपको कितना सुंदर दृश्य लगेगा। इसलिए हम सबका आह्वान करते हैं और हम तो एक प्रयोग करते हैं। जापान के एक विशेषज्ञ मियावाकी साहब, उनका कहना है कि बड़ा नजदीक पेड़ लगाइए। तो हमने कहा कि भाई जो मुख्यमंत्री आवास है एक अने मार्ग में, उसमें तो जगह है चल करके, उसका जरा कभी दिखाइएगा आप लोग। वहां कितना हमने हरित आवरण बढ़ाया है। हम सब अधिकारी तो मीटिंग में जाते हैं, लेकिन कभी गौर के टहल करके देख तो लीजिए कि कितना पेड़ लगवाए हैं वहां, कितना वृक्ष लगा है। अब क्या दृश्य है, आप में से बहुत लोग तो पहले भी गए होंगे, लेकिन अब जरा जाकर के देख तो लीजिए कि वहां की क्या स्थिति है। आप वहां जाकर देखिए सोलर प्लांट, आप वहां नए वृक्ष। और फिर एक दिन चर्चा हुई तो हमने कहा कि भाई वहां पर जगह है, चल करके वहां लगाइए। और आपको मालूम है दोनों तरफ से 30 फीट इंटू 30 फीट में इन लोगों ने 256 पौधे लगाए हैं प्रयोग के तौर पर। तो पौधे तो आप बहुत लगा सकते हैं और पौधे लगाने पड़ेंगे। और ये हम लोग सिर्फ अभियान ही नहीं चलाएंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करेंगे और सरकार की तरफ से करके दिखाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी अब इस काम को कीजिए। और इसके लिए हमें
सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित करना। हमारी जीविका समूह की दीदियां हैं, यहां भी हैं और अन्य जगहों पर जिलों में और प्रखंडों में भी मौजूद हैं। मैं सबसे कहूंगा कि आप में जितनी जागृति आई है महिलाओं में, अब 1 करोड़ परिवार की महिलाएं लगभग जीविका समूह से जुड़ गई हैं। उनमें इतनी चेतना आ रही है। अब इसके लिए भी काम करिए, अपने घर के पास भी पेड़ लगाइए और सबको प्रेरित करिए कि पेड़ लगाओ। बच्चे बच्चियों को भी प्रेरित करिए, एक एक चीज के लिए लोगों को प्रेरित करिए। जो हमारे विकास मित्र हैं, महादलित समाज के लिए हम लोगों ने उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, सरकार का जो भी काम है वो सरकार के जो कार्यक्रम है उनको ठीक ढंग से लागू कराया जाए। एक तरह से हम लोगों ने ब्रिज बनाया विकास मित्र के रूप में, उनकी भी जिम्मेवारी है, उनको भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। और फिर जो अब शिक्षा सेवक कहलाते हैं, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक थे। क्या स्थिति थी शिक्षा की? 12.5% स्कूलों से बाहर थे और उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस काम की शुरुआत 2006 से की और अच्छा काम हुआ। अब 1% से भी कम स्कूलों के बाहर रह गए हैं। तो अब ऐसे लोग जिनसे इतना काम हुआ, बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम उन सब लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि ये सारा काम करेंगे। और एक बात और जनप्रतिनिधियों से, जब आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का आपस में जबरदस्त रूप से कई मामलों को लेकर के मतभेद होता है, लेकिन इस विषय पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जो हमने जल जीवन हरियाली अभियान का प्रस्ताव रखा, इसका सब लोगों ने समर्थन किया और कहा कि हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जितने यहां पर बैठे हुए हैं और जिला और प्रखंड में, मैं उन सब लोगों से अपील करूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से, जितने नगर निकाय के हैं और जितने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं और बिहार में विशेष तौर पर जो सरपंच और पंच हैं, हम सब लोगों से अपील करेंगे, वार्ड सदस्य से, मुखिया जी से, पंचायत समिति के सदस्य से, प्रमुख साहब से, जिला परिषद के सदस्यों से और जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब लोगों से हम कहेंगे। और उसके अलावे नगर निकायों तीन स्तर के जो है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उससे जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधियों से, सभी वार्ड सदस्यों से हम यही अपील करेंगे कि और जो काम करते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप अपने को जल जीवन हरियाली अभियान से नहीं जोड़िएगा तो जो भी काम करिएगा उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं ये स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं और मैंने शुरू में भी आप लोगों को बता दिया, ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, बापू ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता बापू ने शुरू में ही अपने समय में ही कहा था कि देखो ये जो धरती है सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन मन में कोई लालच का भाव होगा तो ये धरती पूरा नहीं कर पाएगी। और आज हो क्या रहा है? इसे धरती को ही नष्ट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति अगर कायम रही तो मैं समझता हूं कि बहुत दुष्परिणाम होने वाला। और आप बताइए, आज आप पेड़ काट देते हैं। अच्छा गीत गाया है, हम गीत के बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं, एक एक लोगों को सुन लिया होगा। अभी इस गीत में हम और इम्प्रूवमेंट कराएंगे। अभी हम 1 अगस्त को ये गीत सुने थे, हमने तारीफ की थी, आज भी थोड़ा बहुत सुधार किया है, ठीक है, अभी और कराएंगे। लेकिन आप जरा देखिए, तुम याद करो कैसे जंगल में पेड़ ठहाके भरते थे, शेरों को डांटा करते थे, चिड़ियों से बातें करते थे। आप सोच लीजिए कितनी बातें, सुख दुख में साथ निभाते थे, कैसे फिर याद कराएंगे। आप देखिए, बहुत लोगों का है आम खाने की इच्छा तो बहुत करती है, आमों की चाहत है मन में, तो पेड़ों से क्यों दूरी है।
भाई आम खाना चाहते हैं, पेड़ ही से ना होता है, तो वृक्ष से अपनी दूरी क्यों कर रहे हैं? पेड़ को क्यों काट रहे हैं? सिर्फ आम का पेड़ तो नहीं लगेगा ना, सब चीज का पेड़ लगेगा, तो सब पूरी खुशी होगी। कहते हैं गुरुजन, फल पाने के पहले कर्म जरूरी है। फल पाना है तो उसके पहले कुछ काम कीजिएगा ना, ये इस गीत में कहा गया। यह धर्म है, यह मर्म है सारे धर्मों का, यह सार तुम्हें समझाएंगे। ये कोई धर्म को मानने वाले हो, यही उसका सार है। आमों की चाहत है मन में तो पेड़ों से क्यों दूरी है। कहते हैं गुणजन, फल पाने के पहले कर्म जरूरी, काम करना। वो कर्म क्या है? पेड़ लगाइए। बादल को मोहब्बत है इनसे, कुछ पेड़ लगाओ जल के लिए, पानी के लिए। बच्चों से मोहब्बत है तुझको, कुछ पेड़ लगाओ कल के लिए। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बच्चों से मोहब्बत है अगर आपको, तो कल के लिए पेड़ लगाइए। याद करिए, हम लोगों के समय में कितने पेड़ काट दिए गए। अपनी उम्र की कल्पना कर लीजिए, हम लोगों की पुरानी पीढ़ी ने तो पेड़ इतना नहीं काटा, लेकिन इस समय कितना पेड़ काट दिया। अब आगे आने वाली पीढ़ी को पेड़ का दर्शन नहीं होगा। ये किस तरह का काम कर रहे हैं? इसलिए इसमें बहुत साफ कहा गया है, बच्चों से मोहब्बत है तुझको, कुछ पेड़ लगाओ कल के लिए। बेटा बेटी कहने से काम नहीं चलेगा। अगर बच्चों से मोहब्बत है, सही मायने में प्यार है, स्नेह है, तो आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल उसका ठीक रहे। हर आने वाली पीढ़ी के बच्चे तेरे गुण गाएंगे। अब इतना पेड़ तो कटवा दिया, अब अगर हम लोग पेड़ लगवा देंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों का गुण गाएगी। इसलिए सारा का सारा अभियान इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। और मैं तो यही आप सब लोगों से कहूंगा कि एक एक चीज, यानी आप समझ लीजिए, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, अतिक्रमित जल स्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार, नए जल स्रोतों का सृजन, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास, जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा नमी संरक्षण, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी छोटी नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम, कंटूर बॉन्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत जो हमने अभी आपको बता दिया, मौसम अनुकूल कृषि पर जोर। अब आज जो क्रॉप साइकिल है, जो हम खेती कर रहे हैं, अब जिस तरह से वर्षापात में कमी आ रही है, जिस तरह से वज्रपात हो रहा है, जिस तरह से लू की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति को देखते हुए अब ये जो क्रॉप साइकिल है, फसलों का जो साइकिल है, इसमें भी बदलाव आ सकता है। उसके बारे में आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। मौसम अनुकूल खेती पर जोर, और सिंचाई भी हम इस तरह से करें, ड्रिप इरिगेशन, ज्यादा बेहतर सिंचाई वो है, इसको हम लोग बढ़ावा देंगे और हर तरह की सहायता करेंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं हम लोग। गंगा नदी के दोनों किनारे जो 12 जिले हैं, उसमें सब्जियों की जैविक खेती के लिए हम लोग किसानों को बड़ी मदद देना शुरू कर दिया। अभी कुछ जिले में इसकी शुरुआत की गई है, सबको करेंगे जैविक खेती की शुरुआत। जानते ही खाद का जितना प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी मिट्टी नष्ट हो रही है। अगर जैविक खेती होगी तो मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार नहीं रहेगी, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी और आपकी फसल भी बेहतर होगी। तो इसलिए वैसी स्थिति में इन सब चीजों के लिए हर तरह से हम लोग काम करेंगे। और यही हमारे जल जीवन हरियाली अभियान में कुछ बातों की हमने चर्चा की। यह इसी पर आधारित कार्य योजना बनेगी और इसको मिशन मोड में हम लोग लागू करेंगे। काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन सबका सहयोग और सबका समर्थन चाहिए। और आज जितनी संख्या में यहाँ जिलों में और प्रखंडों में सब लोग बैठे हुए हैं,
सबसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन यही करूंगा कि इसकी रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम सब लोगों को सजग होना पड़ेगा और उसके बाद सक्रिय होना पड़ेगा। और जो आप देख लिया आपने, हम लोगों ने क्या ये बनवा दिया है लोगो, अब आप इसको गौर से देख लीजिएगा। हमने पहले भी कहा है, जल जीवन हरियाली का मतलब अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है। तो जल जीवन हरियाली और उसके बाद तभी होगी खुशहाली, तभी होगी खुशहाली। और ये खुशहाली किसके लिए होगी? जीवन के लिए होगी। तो अब ये एक बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ हम सब लोग इस काम को प्रारंभ करने वाले हैं। और आप सब लोगों से यही हम सब लोगों का निवेदन है कि इसके प्रति हर लोग जागरूक हो जाएं। और आपने समझ लिया होगा कि हर क्षेत्र जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उन सभी क्षेत्रों से ये संबंधित मसले हैं। इसलिए सबको एकजुट होकर मन बनाना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज देख लीजिए, 9 अगस्त का दिन है, अगस्त क्रांति दिवस। आज ही के दिन बापू ने कहा था अंग्रेजों को, भारत छोड़ो, और वो जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद देश आजाद हुआ। तो आज इसी अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जो हम लोग बिहार पृथ्वी दिवस मनाते हैं, आज से जल जीवन हरियाली अभियान के लिए एक जागृति की शुरुआत करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब ने इस बात पर गौर किया होगा, सिर्फ सुने नहीं होंगे। अगर अभी दिमाग में नहीं बहुत बात जाए तो जब रात में सोने जाइएगा ना, तो जब लेटिएगा बिछावन पर, तब थोड़ा आज का दिन और आज का ये कार्यक्रम याद कर लीजिएगा। जब रात में सोते वक्त याद करिएगा तो यही आपके मन में बिल्कुल पूरी तरह प्रवेश करेगा और आप जरूर इस पर सोचने लगिएगा, ये हमको पूरा भरोसा। तो यही कहते हुए आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपसे पूरी अपेक्षा करता हूं। और एक बात मैं बता देता हूं, जब तक हम हैं तब तक इन सब चीजों के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसमें किसी प्रकार का हम समझौता नहीं होने देंगे। हम जन सेवा करेंगे। जन सेवा ही मेरे लिए धर्म है। और ये जन सेवा के लिए ही जरूरी है कि जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति जागृति पैदा हो और लोग इसको क्रियान्वित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देते हुए, हृदय से धन्यवाद देते हुए, और आज के अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भी आपको आपका अभिनंदन करते हुए, और बापू के प्रति, और आप अच्छी तरह जान रहे, हम तो एक एक स्कूल में जो बापू की कथा है हम कहवा रहे हैं, हर जगह पर 7 सामाजिक पाप लिखवा रहे हैं। उससे प्रेरणा लीजिए। और उसी में एक बात लिखी हुई है कि पृथ्वी आपकी जरूरत को पूरा करने के में सक्षम है। अगर चाहते हैं कि पृथ्वी कायम रहे, आप कायम रहिए, तो आप दूसरी तरफ मत जाइए। अपनी जरूरत को ही पूरा करने के बारे में सिर्फ सोचिए। जरूरत से ज्यादा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। मन से लालच के भाव को निकाल देना चाहिए, और यही सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा जीने की अनमोल दवा। जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत आभार, कोटिशा आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपने ओजस्वी वक्तव्य से।